दोस्तों एक श्रृंखला दी थी 5,9 13 17 -73। आपको इसका औसत बताना था। दोस्तों सबसे पहले औसत निकालने से पहले ये देखिए 9 और 5 का अंतर क्या है 4, 13 और 9 का अंतर है 4, 17 और 13 का अंतर है 4, मतलब इनका अंतर कॉमन है। सर्वांतर जो है वो 4 है। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है, पहला नंबर 5 है और अंतिम नंबर 73 है। इनको ऐड करके आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 78/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 जो होगा 39 इस श्रृंखला का एवरेज होगा। यदि किसी वस्तु का पहले मूल्य 20% बढ़ गया लेकिन बाद में मांग कम होने की वजह से 25% कम हो गया तो कुल परिवर्तन आपको बताना है क्या हुआ उसके मूल्य में। तो सबसे पहले देखिए कितने प्रतिशत बढ़ गया, जितने प्रतिशत बढ़ गया वह प्लस का होगा 20%, यहां मांग कम होने की वजह से कम हो गया तो माइनस का 25%, प्लस 20 प्लस का होगा माइनस का 25 होगा बटे 100 हो जाएगा। ये क्या होगा 20 - 25 तो माइनस का 5, 20 × 25 ये माइनस है यहाँ प्लस है तो ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा माइनस 20 × 25 बटे 100 तो होगा 25 चौकू 100, 4 पंजे 20 तो 5 - 5 माइनस का 10 हो गया। कहने का मतलब माइनस है तो ओवरऑल परिवर्तन जो हुआ उसका माइनस का 10% मतलब कम हो गया। एक धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो आपसे पूछा भाई समय ज्ञात करो, मान लिया टी समय जिसमें वह धन जो है 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत सिंपल ट्रिक है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें दिए ये साधारण ब्याज से हो रहा है तो आप याद रखिए 5 सालों में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, 2 - 1 कीजिए अपॉन टी वर्षों में कितना हो रहा है 8 गुना अपॉन 8 - 1 कीजिए, बस सॉल्यूशन हो गया। 5/3 बराबर 1/7 हो गया, 7 पन्ना 35, टी एकम टी तो टी बराबर 35 वर्षों में भाई धन जो होगा 35 वर्षों में 8 गुना होगा। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और 5 दिन के बाद बी जो है वो चला जाता है काम छोड़कर। तो आपको बताना है टोटल टाइम काम को फिनिश करने में कितना लगा। इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक याद रखिए दोस्तों, छोड़कर कौन जा रहा है, बी छोड़कर जा रहा है तो याद रखना है बी उस काम को फिनिश करने के लिए कितना टाइम ले रहा था 15 दिन और उसने काम किया कितने दिन, केवल 5 दिन। और दोस्तों बाकी का बचा काम कौन फिनिश कर रहा है, ए कर रहा है। ए कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। इसको डिवाइड कीजिए, ए कितने दिन में काम कर रहा है 10 प्लस बी कितने दिन में करता है 15, आपको आंसर मिल जाएगा 20 × 10 बटे 25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8 दिन जो है इस काम को फिनिश करने में लगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया 15 के प्रथम 8 गुणजों का योग क्या होगा, योग आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिए 15 के किसके गुणज पूछे गए हैं 15 के, तो इसको गुणा कीजिए, कितने गुणज प्रथम 8 मतलब 8 × 8 + 1 और इसका कर दीजिए आधा तो चौकू 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 चौकू 60 गुणा हो जाएगा 9 और 6 निम हो जाएगा 54 तो 540 जो होगा 15 के प्रथम 8 गुणजों का योग होगा। अब दोस्तों देखिए ये प्रश्न देखिए, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाई जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो आपको 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है वो निकालना है। तो दोस्तों 12वीं पारी में जो उसने रन बनाए वो बराबर होता है, इससे पहले उसने 11वीं पारी खेली थी, गुणा कीजिए जितना औसत बढ़ गया 2 का औसत बढ़ा प्लस कर दीजिए 12वीं पारी के बाद जितना उसका औसत हो जाएगा x हमने मान लिया। तो 12वीं पारी में कितने रन बनाए थे 63 रन बनाए थे, 11 दूनी 22 प्लस 12वीं पारी के बाद औसत मान लिया हमने x हो गया तो 63 - 22 कीजिए, ये हमें 12वीं पारी के बाद औसत मिल जाएगा तो ये आएगा 41। इसका मतलब 12वीं पारी के बाद उसका औसत 41 रन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही था। अब दोस्तों ये प्रश्न आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों जब भी कभी यहां पर लाभ हो पेंसिलों को बेचने पर तो उसका ट्रिक याद रखिए, कितनी पेंसिलों का लाभ हो रहा है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। कितनी पेंसिलें बेची जा रही हैं 100 पेंसिलें, 100 माइनस जितने का लाभ हो रहा है -20 गुणा 100 कर दीजिए
आपको आंसर मिल जाएगा। तो 20/80 हो जाएगा गुणा 100, मतलब 20 चौक 80 और 4 से ये 25 बार जाएगा, तो 25% का उसको लाभ होगा। तो 25% प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अब दोस्तों ये प्रश्न आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब आप दोस्तों बताइए, पहले वह 20% हानि पर बेच रहा है, अब उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो इन दोनों का अंतर कितने रुपए है? 60 रुपए है। ये 60 रुपए इतने इनके अंतर के बराबर है। अब आप देखिए 20% का प्रॉफिट माइनस का 20% का लॉस, मतलब ये कितने डिफरेंस हो गया? 40% का डिफरेंस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस का 40% जो होगा वो इस 60 रुपए के बराबर हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, तो ये आएगा 600/4, मतलब आएगा 150 रुपए जो होगा, ये आपका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन बी सही है। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए? इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, देखिए 25% की हानि पर बेचना मतलब 450 रुपए पर उसने बेचा, कितने प्रतिशत की हानि हुई? 25% की हानि मतलब माइनस होगा, इसे गुणा कर दीजिए 25% के प्रॉफिट मतलब 100 + 25 से बेचना है उसे। बस आप इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 450/75 गुणा 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125 होगा, 25 3 75 और ये कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150, 15 पंजे हो जाएगा 75, मतलब 750 रुपए में उसे अब वह वस्तु बेचनी पड़ेगी 25% लाभ लेने के लिए। तो बी ऑप्शन सही था। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने सी को 20% लाभ पे और सी ने डी को 10% लाभ पे बेची। यदि डी इसे 330 रुपए में खरीदता हो तो ए ने कितने में खरीदी? मान लेते ए ने x रुपए में खरीदी, तो x रुपए में खरीदने पे ए ने बी को 25% लाभ पे बेची, मतलब 125/100। अब देखिए बी ने सी को 20% लाभ पे बेची, मतलब 120/100 और सी ने डी को 10% लाभ का मतलब 110/100। ये किसके बराबर है? ये मान बराबर है 330 रुपए के बराबर है। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा। आप देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो ये हल करने पे आएगा 330 गुणा 100/11 गुणा 15 हो जाएगा। 11 3 33 मतलब 30 और 15 दूनी 30, मतलब 200 रुपए जो होगा, ये ए को इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा था 200 रुपए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा तो 6750 रुपए की हो गई वह वस्तु। अगर वह इसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा बताना है। आप देखिए 6750 इतने रुपए में उसने बेची, कितनी प्रतिशत हानि थी? 25% हानि, मतलब 100 - 25। अगर आप इसे गुणा कर दें, कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना चाह रहा है? 15%, मतलब 100 + 15 से, तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये आएगा 6750। तो देखेंगे 75 निम्मा जो होता है 675 होता है, और फिर 90 को गुणा 115 में करेंगे तो 10,350 रुपए जो आएगा, आपका आंसर आएगा 10,350। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि एक अध्यापक की सैलरी पहले 5% बढ़ाई गई और फिर 5% कम कर दी गई तो उसकी सैलरी में कुल कितना परिवर्तन हुआ? अगर दोस्तों समान सैलरी या समान कोई चीज़ बढ़ाई जा रही है और समान ही घटाई जा रही है तो उसमें कुल परिवर्तन क्या आता है? हम आपको बताते हैं, हमेशा वह कम होता है। कितना कम होगा? जितनी वह कम हो रही है, जितनी बढ़ रही है उसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर और 100 से डिवाइड कर दीजिए। 5 पंजे 25/100, 0.25% जो है उसकी ओवरऑल सैलरी कम होगी। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपको जो यहाँ पर दिए हुए हैं अंक 48, 72 और 108, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आया है वो 432 एलसीएम आया है। अब देखिए यहाँ पर 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड में दिया था, तो इसका मतलब 432 सेकंड आया होगा। अब इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे?
आप देखेंगे 432 को 60 से डिवाइड करने पे 7.2 आएगा, बराबर होगा 7 मिनट 12 सेकंड के बराबर होगा। अब 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये फिर बदलेंगे, तो मतलब 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 मिनट 12 सेकंड, तो 8:27 पर ये बत्तियां जो हैं फिर एक साथ बदलेंगे। दोस्तों परसेंटेज से ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 140 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। तो चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम हुआ भाव बताना है आपको। इसको किस तरीके से करेंगे, आप देखिए कितने प्रतिशत कमी हुई है, 10% की कमी हुई है, 10/100 माइनस 10 कर दीजिए और इसको गुणा कीजिए कितने रुपए में, 140 रुपए में कितने ग्राम, 500 ग्राम मतलब 0.5 kg, इतनी अधिक चीनी मिल जाती है, इससे गुणा कर दीजिए। आप इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा, यह आएगा 1/90 गुणा 140/0.5, तो ये 9×45 हो जाएगा, तो 140/45 का मतलब हो जाएगा 28/9, ये उसका प्रारंभिक मूल्य था। अब इसमें दोस्तों कितने 10% की कमी हो गई, तो 28/9 का 90% क्या हो जाएगा, 9 धाम 90 हो जाएगा, ये 2.8 रुपए प्रति केजी जो है कमी होने के बाद मूल्य आएगा। √443 गुणा 445 प्लस 1 किसके बराबर होगा, मतलब इन दोनों अंकों के बीच एक अंक का डिफरेंस है, तो आप एक अंक के डिफरेंस को कैसे करेंगे, आइए दोस्तों हम बेसिक से आपको समझा देते हैं। आप देखिए अगर आप 4 का गुणा 6 में करेंगे प्लस 1 कर दीजिए, 6 चौक 24 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 25, तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 5 आएगा। ऐसे ही अगर दोस्तों आप अगर 6 का गुणा अगर दोस्तों 8 से करेंगे 1 जोड़ देंगे, 8 छंग 48 में 1 जोड़ेंगे √49 आएगा जो 7 के बराबर होगा। आप एक चीज देख रहे होंगे 6 और 4 के बीच जो अंक में से 5 वही देखिए इसका आंसर है, 8 और 6 के बीच जो अंक में से 7 वही देखिए इसका आंसर है। ऐसे ही 443 और 445 के बीच जो अंक मिस है कौन सा है 444, वही इसका आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है, तो आपको संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य बताना था। आप देखिए इसके लिए दोस्तों अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट खाएंगे, अगर आप दोस्तों इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे तो एक लाइन में हल हो जाएगा। कैसे, आप देखिए कितने प्रतिशत मूल्य में कमी हुई है 20%, 20/100 माइनस 20 कर लीजिए और इसको गुणा कर दीजिए कितने रुपए में 25 रुपए में, कितने संतरे 5 संतरे, 25/5 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 20/80 गुणा 25/5 मतलब 20 चौक 80 हो जाएगा और 5 पंजे 25 मतलब 5/4 का मतलब हो गया ₹1.25, ₹1.25 इसका प्रारंभिक मूल्य आ गया। अब इसमें कितने प्रतिशत कमी हुई थी 20%, 125 का 20 क्या होगा 25 होगा, तो आप इसमें 25 पैसे माइनस करेंगे तो ₹1 आएगा, ₹1 उसका वर्तमान मूल्य। आइए दोस्तों देखते हैं प्रतिशत का ये प्रश्न जो आपसे हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछी गई थी। आप देखिए कितने प्रतिशत छात्र अंग्रेजी में पास हुए 70, कितने प्रतिशत गणित में 80, माइनस दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे, क्योंकि 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण है तो 100 माइनस 10 मतलब 90% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे, तो -90 कर दीजिए। तो आपको 8, 7, 15 में से अगर 9 जाएगा तो ये आएगा 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब आपको देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया था यदि 144 छात्रों की संख्या दी थी जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी थी। x का अगर 60% बराबर 140 होना चाहिए तो मतलब 100/60 हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, मतलब 240 विद्यार्थी जो हैं पूरी क्लास के थे। √42 प्लस √42 प्लस √42 डैश दिया हुआ है, तो आपको इसका आंसर बताना होता है। इसके फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर ऐसे कीजिए, 42 के फैक्टर ऐसे कीजिए, अगर पहला फैक्टर n है तो दूसरा फैक्टर n+1 आए, तो इसके दो कैसे फैक्टर होंगे 6 गुणा 7, तो प्लस वाला टर्म है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस वाला होने के टर्म होने की वजह से इसका आंसर क्या होगा n+1 होगा, n+1 क्या है 7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। अगला प्रश्न है, एक पॉकेट मार को पुलिस ने
40 मीटर की दूरी पर देखा और पुलिस ने उसका पीछा 5 मीटर पर सेकेंड से किया, तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना दूरी चलना पड़ेगी। यहां दोस्तों 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट पूछा जाता है पुलिस को कितना दूरी चलना पड़ेगी, दूसरा पॉइंट पूछा जाता है चोर को कितना दूरी चलना पड़ेगी। तो पुलिस को दूरी जो निकाली जाती है उसको क्या है, देखिए कितनी मीटर की दूरी पर देखा था, 40 मीटर की दूरी पर, इसको गुणा कीजिए। अगर पुलिस की दूरी आपको निकालना है कितनी चलनी पड़ेगी, तो पुलिस की चाल क्या है 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन इन दोनों चाल का, पुलिस और चोर की चाल का डिफरेंस 2 मीटर पर सेकेंड, 2 दूनी 4 हो जाएगा 20 और 20 पंजे 100, मतलब पुलिस को 100 मीटर दूरी चलना पड़ेगी। वहीं अगर चोर की दूरी निकालना है, जो थीफ है उसकी दूरी निकालना है, तो चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन इन दोनों चाल का डिफरेंस 2 गुणा कर दीजिए जितनी दूरी पर देखा था, 2 दूनी 4 हो जाएगा 20 दिया 60, मतलब चोर जो है वो 60 मीटर की दूरी भाग पाएगा। अगला प्रश्न है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 30 सेंटीमीटर क्या है व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। अब इसमें जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा उसका एरिया आपको बताना है, तो उसका एरिया क्या होता है, जितनी त्रिज्या है इसका स्क्वायर कीजिए, 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में वर्ग बनाया जाता है, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है वर्ग का। दोस्तों इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है दोगुना करना है इस त्रिज्या के स्क्वायर को, 14 का स्क्वायर जो है, तो ये आएगा 2 गुणा 196 392 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी आयत की लंबाई मान लीजिए 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी जिससे कि उस आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों उसकी चौड़ाई में विड्थ में जो कमी करना पड़ेगी वो आपको लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 20 अपॉन 100 प्लस 20 गुणा 100, इतने प्रतिशत की उसकी चौड़ाई में कमी करना पड़ेगी, 20/120 गुणा 100 हो जाएगा, तो ये होगा 20 छक्का 120 हो जाएगा, ये आएगा 50/3% की जो है आपको चौड़ाई में कमी करना पड़ेगी जिससे कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो एरिया में परसेंटेज जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, चौड़ाई में कितनी वृद्धि है 20% प्लस लंबाई में कितनी है 10% प्लस 20 गुणा 10/100 हो जाएगा। बस इसे हल करेंगे तो यह आएगा 30 प्लस 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, मतलब 32% जो है एरिया बढ़ जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए रेलवे में पूछा गया कि राम 35 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एक निश्चित दूरी तक जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वापस आ जाता है, तो आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल बताना है पूरी यात्रा में क्या रही। दोस्तों यहां देखिए जितनी डिस्टेंस वह गया उतनी ही डिस्टेंस वापस आया। अगर दूरी समान होती है जाने और आने की तो क्या होता है, तो एवरेज स्पीड जो होती है दोगुना कीजिए जाने की स्पीड गुणा कीजिए आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड, तो ये हो जाएगा 2 गुना 35 गुणा 25 बटा ये हो जाएगा 60। जब इसको कट कर देंगे 5 पंजे 25, ये 12 बार जाएगा, 2 से इसे कट होगा 6 बार, तो ये होगा 35 गुणा 5/6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी औसत चाल आएगी। दोस्तों 2 ट्रेनें हैं T1 और T2, ये एक पोल को 20 सेकंड में पार करती है और ट्रेन T2 जो है समान पोल को 25 सेकंड में पार करती है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो एक दूसरे को क्रॉस करने में इन्हें कुल कितना समय लगेगा। अगर दोस्तों एक ही दिशा में जा रही हैं तो उसकी ट्रिक याद रखिए, लिया गया समय बराबर होगा दोगुना कीजिए जितना पहली ट्रेन टाइम लेती है पोल को क्रॉस करने के लिए, गुणा कीजिए जितना दूसरी ट्रेन लेती है पोल को क्रॉस करने के लिए, अपॉन कीजिए इन दोनों ट्रेन के द्वारा लिया गया समय उसको माइनस कर दीजिए, बस ये आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर 5 चौक 20, 25 चौक 100 दूनी 200 सेकेंड लगेंगे। ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में इनको 200 सेकेंड का समय लगेगा। अगर दोस्तों ये ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तब यहां पर ये टाइम जो है ऐड हो जाता। दोस्तों ये क्वेश्चन है राघव किसी काम को 32 दिनों में करता है,
विमल जो है राघव से 60% ज्यादा एक्सपर्ट है। तो आपको बताना है विमल समान कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। विमल जो है राघव से कितने परसेंट एक्स्ट्रा एक्सपर्ट है, 60%। इसका मतलब जो राघव जितने दिनों में कर रहा है वो काम जो होगा विमल जितने दिनों में करेगा उसका 160% होगा। बस आप इसे हल करेंगे, आपको मिलेगा 32 गुणा 100 बटा 160 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 धाम 20 दिन। मतलब विमल को समान कार्य करने के लिए 20 दिन का समय लगेगा। अगला प्रश्न है, किसी काम को ए और बी दोनों मिलकर अगर टी दिनों में पूरा कर लेते हैं, वहीं ए अकेला इस काम को टी से 25 दिन ज्यादा ले लेता है और बी जब अकेला करता है तो वह टी से 36 दिन ज्यादा ले लेता है। तो आपको बताना है इस टी की वैल्यू क्या है। तो इस टी की वैल्यू हमेशा याद रखिए। देखिए ए जितने दिन ज्यादा ले रहा है 25, गुणा कीजिए बी जितने दिन ज्यादा ले रहा है 36, तो ये आएगा 5 गुणा 6 बराबर 30 दिन जो लेगा। ए और बी दोनों मिलकर ले रहे थे, टी की वैल्यू 30 दिन है। दोस्तों ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, एक्स किसी टैंक को 2 घंटे में भर देता है और वाई जो है उसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। अगर एक्स पाइप को 10 AM पर ओपन किया गया, 1 घंटे के बाद में वाई टैप को भी ओपन कर दिया गया, मतलब 11 AM पर, तो आपको बताना है किस टाइम पर यह टंकी पूरी भर जाएगी। तो आप सबसे पहले तो ये निकालिए दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो 6 गुणा 2 बटा 8 हो जाएगा, तो 2 चौकू 8, ये हो जाएगा 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स का मतलब हो गया ये पूरा टैंक 90 मिनट में भरा जाएगा, तो आधा टैंक कितने मिनट में भरा होगा, 45 मिनट में दोनों मिलके भरेंगे। अब बस यही देखिए 10 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा हो गया। एक्स 2 घंटे में पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में एक्स ने आधा टैंक भर दिया होगा, बाकी का बचा हुआ आधा टैंक जो है दोनों ने मिलकर भरा, कितने मिनट में भरा होगा, 45 मिनट में आधा टैंक भर देते दोनों मिलके। तो टाइम कुल कितना लगा, 1 घंटा प्लस 45 मिनट। टैब ओपन हुआ था 10 AM पे, 10 के बाद 11, तो ये हो गया 11:45 मिनट का टाइम हो रहा होगा जब टैंक पूरा भर जाएगा। दोस्तों ये एसएससी MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, 1230 रुपए पर 2 वर्ष में अगर साधारण ब्याज I1 है और 1130 रुपए पर समान समय 2 वर्ष में साधारण ब्याज I2 है। I1 और I2 का डिफरेंस दिया गया है 10 रुपए है। तो आपको दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर निकालना है। इसके लिए याद रखिए ये डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बराबर होता है R गुणा T। देखिए दोनों के लिए बराबर है 2 वर्ष, गुणा ये अमाउंट जो है इसका अंतर 1230 माइनस 1130 और अपॉन हो जाएगा 100। इसे हल करेंगे आपको मिल जाएगा ये 10 रुपए बराबर आएगा R गुणा 2 गुणा 100 बटा 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल होगा, 10 ये जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी 5% आएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी CHSL में पूछा गया, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। दोस्तों हमने बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n गुणा n+1 गुणा 2n+1 अपॉन 6। ये जो होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। अगर दोस्तों इसको परिमाणों की संख्या n है इससे डिवाइड कर दें तो ये औसत निकल कर आ जाता है। n देखिए कितनी प्राकृतिक संख्याएं 200 है, तो ये हो जाएगा 201 गुणा ये हो जाएगा 401 अपॉन जो हो जाएगा 6। 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 7 21, तो ये आएगा 67 गुणा 401 बटा 2 जो होगा। इसको हल करने पर आपको प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज मिल जाएगा। दोस्तों एक श्रृंखला दी थी 5, 9, 13, 17 73। आपको इसका औसत बताना था। दोस्तों सबसे पहले औसत निकालने से पहले ये देखिए 9 और 5 का अंतर क्या है 4, 13 और 9 का अंतर है 4, 17 और 13 का अंतर है 4, मतलब इनका अंतर कॉमन है, सर्वांतर जो है वो 4 है। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है, पहला नंबर 5 है और अंतिम नंबर 73 है, इनको ऐड करके आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 78/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 जो होगा, 39 इस श्रृंखला का एवरेज होगा। दोस्तों ये एसएससी CGL में क्वेश्चन पूछा गया 75, 68, 96 में
छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों 11 से विभाजितता के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले इसके जो अंक हैं उनको प्लेस दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब जो सम स्थानों पर अंक हैं उन्हें जोड़िए, जैसे 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 9 हो जाएगा 22। वहीं आप देखेंगे जो विषम स्थानों पर है संख्याएं, 5 5 और 8 13, 13 और 6 हो जाएगा 19। दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस 22 माइनस 19 बराबर ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कहने का मतलब अब दोस्तों अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा तब ये पूर्ण संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। आप देखिए 19 को 22 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 6 में 3 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा और वो डायरेक्टली इस 19 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 22। अब यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, 22 माइनस 22 0। इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो रही है 11 से। लिस्ट संख्या 3 जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया। 18 38 736 संख्या के इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। दोस्तों वर्गमूल में अंकों के लिए आप ट्रिक याद रखिए। सबसे पहले इसके अंक गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं टोटल। मतलब 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या अगर होगी तो उसमें 1 जोड़िए और इसका आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4। इसके वर्गमूल में 4 अंक होंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर अंकों की संख्या सम होती तो उनको डायरेक्ट हाफ कर देते तो उतने इसके वर्गमूल में अंक होते। ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। 5.9 का क्यूब प्लस 1.8 का क्यूब प्लस 4.3 का क्यूब माइनस ये अंक दिए हुए थे और ये दिया हुआ था। तो दोस्तों आप इसमें 5.9 की जगह A, 1.8 की जगह B और 4.3 की जगह अगर C रखेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। दोस्तों ये किसके बराबर होता है, ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, ये याद रखिए। और a प्लस बी प्लस सी क्या है, a है 5.9 प्लस b है 1.8 और प्लस c है 4.3 और इसकी वैल्यू आएगी ऐड करने पर 12 आंसर आएगा इसका। दोस्तों ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:6 है और इनका एलसीएम दिया था, एलसीएम 480 दिया हुआ था और आपसे एचसीएफ पूछा गया था, एचसीएफ क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों अगर एचसीएफ हम x मान लेते हैं तो जो अनुपात दिया होता है 5 गुणा 6 कीजिए, इस अनुपात का गुणा कीजिए और इसमें जो HCF है x इसको गुणा कीजिए, ये जो होता है एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमें दिया हुआ था 480। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 6 पंजे 30 मतलब 480/30 हो जाएगा। तो इसका HCF जो आएगा ये 16 बार जाएगा, HCF जो आएगा वो 16 जो होगा हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में पूछा गया। आपको लीस्ट नंबर बताना है, लीस्ट नंबर जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर 6 जो है हर बार रिमाइंडर बचता है। इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, आप 12, 21 और 35 इसका एलसीएम लीजिए क्योंकि यहाँ लीस्ट नंबर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका एलसीएम जो आएगा 2 दूनी 4 तियो 12 पंजे 60 और 60 7 छक्का 42 अर्थात 420 जो है इसका एलसीएम आएगा 12, 21, 35। अब जो इसका एलसीएम आएगा इसमें हम कर देंगे ये प्लस का 6। एलसीएम है 420 प्लस का 6 बराबर 426 जो है लिस्ट नंबर है जिसे 12, 21 और 35 से डिवाइड करने पर हर बार 6 रिमाइंडर रहेगा। राघव किसी काम को 15 दिन में फिनिश करता है। मोहन जो है राघव से 50% एक्सपर्ट है, तो मोहन सेम काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो दोस्तों जो आप देखिए मोहन कितने परसेंट एक्सपर्ट है, 50% ज्यादा एक्सपर्ट है राघव से। इसका मतलब जितने दिन राघव ले रहा है वो जितने दिन मोहन लेगा उसका अगर आप 150% निकालेंगे तो वो बराबर होगा जितने दिन राघव ले रहा होगा उसके। बस आपको इसे हल करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो x बराबर होगा 15/150 गुणा 100। 15 धाम 150, 0 से 0 कैंसिल होगा तो 10 दिन मोहन जो है सेम काम को 10 डेज में फिनिश करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है वो 128 रुपए है 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% पर एनम।
तो आपको बताना है मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। दोस्तों ये 3 ईयर के लिए जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो डिफरेंस बराबर होता है मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का स्क्वायर गुणा r अपॉन 100 प्लस 3 होता है। अब आप इसमें दोस्तों वैल्यू रखेंगे, डिफरेंस कितना है 128 है, बराबर मूलधन निकालना है और r की वैल्यू है 20/100 का स्क्वायर 20/100 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा। इसे हल करेंगे तो 128 बराबर आएगा मूलधन गुणा 1/25, ये हो जाएगा 5 3 15 और 1 हो जाएगा 16/5। मूलधन बराबर 128 गुणा 25 पंजे 125 हो जाएगा अपॉन 16 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 आएगा, तो मूलधन क्या हो जाएगा 125 अट्ठे हो जाएगा 1000 रुपए। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और 5 दिन के बाद बी जो है वो चला जाता है काम छोड़कर। तो आपको बताना है टोटल टाइम काम को फिनिश करने में कितना लगा। इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक याद रखिए दोस्तों, छोड़कर कौन जा रहा है, बी छोड़कर जा रहा है, तो याद रखना है बी उस काम को फिनिश करने के लिए कितना टाइम ले रहा था 15 दिन, और उसने काम किया कितने दिन, केवल 5 दिन। और दोस्तों बाकी का बचा काम कौन फिनिश कर रहा है, ए कर रहा है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। इसको डिवाइड कीजिए, ए कितने दिन में काम कर रहा है 10 प्लस बी कितने दिन में करता है 15, आपको आंसर मिल जाएगा 20 गुणा 10/25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 दिन जो है इस काम को फिनिश करने में लगे। राम कार के द्वारा एक निश्चित दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है कार के द्वारा, और वापस उसी बिंदु पर स्कूटर के द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाता है। तो पूरी यात्रा में राम की औसत चाल क्या रही। दोस्तों इसमें क्या करना है, आप देखिए डिस्टेंस जो है वो है नियत, डिस्टेंस कांस्टेंट है, नियत है। इस केस में आपको जो शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखिए, अगर डिस्टेंस सेम है तो उस केस में जो स्पीड होगी, ये देखिए पहले स्पीड क्या है 35 ए मान लेते हैं इसको, और बी ये बाद की स्पीड है, तो 2 गुणा पहले कितनी स्पीड से गया इनटू वापस कितनी स्पीड से आया वो अपॉन ए प्लस बी। बस इसमें वैल्यू रखिए 2 गुणा 35 गुणा 25/35 प्लस 25। आप इसे हल करेंगे तो आएगा 35 और 25 को जोड़ेंगे तो हो गया, ये हो जाएगा 60 हो गया। आप इसे कट करेंगे तो ये 30, फिर इसे 5 से कट करेंगे, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, तो 175/6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। यदि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 3,52,800 है, यदि उसकी वृद्धि दर जो है 5% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको कभी भी 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, जो वर्तमान जनसंख्या है उसे पी मानेंगे इंटू 1 प्लस जितनी वृद्धि दर है r/100। अब 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद, तो इसका टाइम हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे वर्तमान में 3,52,800 है, गुणा 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या है 5% है का 2 वर्ष के बाद है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3,52,800 गुणा ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 21/20 गुणा 21/20। आप देखेंगे ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4 से ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 882 गुणा 21 गुणा 21। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है दोस्तों, n गुणा n प्लस 1/2 होता है। n प्रथम धन पूर्णांकों का औसत क्या हो जाएगा, इसे n से डिवाइड कर दीजिए तो n से n कट जाएगा, तो एवरेज जो आएगा वो n प्लस 1/2 आएगा। तो n कितना है 100 में 1 जोड़ेंगे, 101 का आधा क्या आएगा 50.5। सी ऑप्शन सही है।